धन्यवाद डॉक्टर गुलशन शर्मा जी। मुझे ऐसे प्रसन्नता है कि ICSI एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद श्रृंखला लेकर चल रही है और इसका जो थीम है, आइए शिक्षा को प्रासंगिक बनाएं, और विशेष करके नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। जब भी शिक्षा नीति की बात होती है तो हम लोग पहले इस पर विचार करते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात है। पहली बार एक समेकित शिक्षा व्यवस्था है और समग्रता को लेकर चलती है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें जड़ से जग तक पहुंचने का विधान है, मनुष्य से मनुष्यता तक पहुंचने का विधान है, पुरातनता से आधुनिकता तक पहुंचने का विधान है और ग्लोबल सिटीजन बनाने का इसमें ध्यान है और उसका विधान भी है। शिक्षा के माध्यम से ही सुधार हो सकता है, पुनरुद्धार हो सकता है, परिष्कार हो सकता है। यह सब कुछ शिक्षा के माध्यम से ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा आरंभ में ही जब डॉक्टर शर्मा जी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, वहीं से मैं आरंभ करता हूँ। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, दूसरे का है। ऐसी सोच संकीर्ण मति वाले लोगों की हो सकती है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं, भारतवंशी, भारतवासी, उनके लिए तो पूरी धरा ही एक परिवार है। और इसीलिए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये कि बिना शिक्षा के हमें किसी भी प्रकार का आलोक नहीं मिल सकता। शिक्षा वही कार्य करती है जो एक पथ प्रदर्शक करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गुफा में है, गुफा से बाहर नहीं आया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे प्रकाश का बोध नहीं हो सकता। बाहर प्रकाश है। आवश्यकता है कि गुफा मानव को गुफा से बाहर लाएं, और यह काम किसी साधक का होता है, पथ प्रदर्शक का होता है। ठीक यही कार्य शिक्षा का है। इसीलिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और पर्पज ऑफ एजुकेशन इस नई शिक्षा नीति में साफ साफ अंकित है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, विष्णु पुराण में लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से और अभावों से मुक्त कर दे, उसे विद्या कहते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे विद्या कहते हैं। इसका जो पर्पज है वह है सर्वोन्नति, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और अंततः मानवता का कल्याण। ये शिक्षा का आशय होगा। तो नई शिक्षा नीति है, इसमें धर्म, अध्यात्म, दर्शन, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, सभी विधाओं में प्रवीणता की विशेषता है। और सबके लिए इसमें सूत्र भी है और स्रोत भी है। पहली बार एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था आई जो इंटीग्रेटेड है, एक सूत्र में बंधी हुई है, प्राथमिक से लेकर के और शोध के स्तर तक सब में एक सूत्रता है। इसीलिए इसमें एकात्मकता का भाव है। पहली बार एक शिक्षा नीति आई जिसमें प्राइमरी पाठशाला से लेकर अनुसंधानशाला अर्थात विश्वविद्यालय तक, रिसर्च सेंटर्स तक सबको जोड़ा गया है। ये इसकी विशेषता है। एक ऐसी शिक्षा नीति जो सर्वसमावेशी है, जिसकी पहुंच सबके पास तक है। केवल जो नगर में है, शहर में है, महानगर में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है या सुविधा संपन्न क्षेत्र में है, उन्हीं के लिए नहीं। जो दूरस्थ अंचल में है, जिन्हें हम वंचित वर्ग के लोग कहते हैं, वंचित क्षेत्र कहते हैं, अथवा हाशिए पर, हाशिए से भी बाहर जो हैं, उनको इस शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने वाली यह नीति है
इसीलिए इसे इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, सबके लिए विधान है। पहली बार शिक्षा नीति में श्रम की महत्ता को स्थान दिया गया। जो किसान है, कामगार है, जो अभी तक संस्थानों में नहीं आया, उसके पास भी शिक्षा व्यवस्था पहुंचेगी, शिक्षण संस्थान वहां तक जाएंगे और सबको शिक्षा के माध्यम से विकास का सम्यक अवसर मिलेगा। ऐसा इस शिक्षा नीति में विधान है। इसीलिए इसके 5 स्तंभ निर्धारित हैं: एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सब जगह पहुंच हो, समता आधारित व्यवस्था हो। विकास का सही अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के विभेद को मिटा देना, किसी भी प्रकार के अभाव के आगे चले जाना, मुक्त कर देना अभाव को, और हर प्रकार की आवश्यकताओं से व्यक्ति को जोड़ देना, और आवश्यकताओं के लिए, पूर्ति के लिए जो साधन है उसे सुलभ करा देना। अर्थात अभाव और असमानता विहीन समाज की व्यवस्था करना, ये शिक्षा का ध्येय होता है। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए, जिसमें जीवन के सारे मूल्य हों: स्नेह, सौहार्द, समन्वय, समरसता, संतुलन, सबके प्रति सम्मान और स्नेह भाव यथा योग्य, यह सब रखना। जीवन के जो मूल्य हैं, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, साहचर्य, सहिष्णुता, ये सब इसमें निहित है, जितने मूल्य हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वैश्विक नागरिक तैयार करने के कारण और दुनिया में जहाँ कहीं भी ज्ञान विज्ञान की विधाएं हैं उससे जोड़ने के कारण और भारतीयता को संभाल के रखने के कारण, उसे सामयिकता और भविष्य की चुनौतियों से रूबरू कराने के लिए और इसके माध्यम से सुधार करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, उसके चलते यह शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा भारतीय है। और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप शर्मा जी, आपको बहुत साधुवाद। फिर यह भी ध्यान रखा गया है कि एफोर्डेबल हो शिक्षा व्यवस्था, बहुत खर्चीली व्यवस्था न हो। हमारे देश में एक राजनीतिक मनीषी हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका कहना था कि शिक्षा और चिकित्सा यह निःशुल्क होनी चाहिए और इसका दायित्व शासन के ऊपर होना चाहिए। पहली बार शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा गया है कि शिक्षा पर केवल संपन्न वर्ग का ही विशेषाधिकार न हो, यह उस वर्ग के लिए भी हो जिसमें से डॉक्टर APJ कलाम निकलते हैं। यह ध्यान रखा गया है शिक्षा नीति में कि साधारण से साधारण विद्यार्थी, जिसमें असाधारण क्षमता छिपी हुई है, असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है, उसे भी पढ़ने का अवसर मिले। बहुत सारे विद्यार्थी आरंभिक स्तर पर ही विद्यालय छोड़ देते हैं, इसकी चर्चा थोड़ा आगे। और जो 5वां स्तंभ है वह है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सबके लिए निर्धारित है, शिक्षण संस्थान, व्यवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी जवाबदेही इसमें कि आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करें, तभी शिक्षा का संकल्प पूरा हो सकेगा और सतत विकास का लक्ष्य पूरा होगा, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए कई चरण निर्धारित किए गए, प्राथमिक स्तर से लेकर और अनुसंधान के स्तर तक। पहली बार आंगनबाड़ी को भी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया। प्राथमिक स्तर पर अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, भाव बोध, भाषा बोध और साथ ही साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी जानकारी देने का भी विधान किया गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विद्यार्थियों में आ जाए, इसके लिए भी ध्यान रखा गया। पहली बार यह व्यवस्था दी गई कि अध्यापन की प्रक्रिया में सिर्फ जो दक्ष शिक्षक हैं, जो योग्यताधारी शिक्षक हैं, इनका तो सहयोग लिया ही जाता। जो लोक कलाकार है, लोक गायक है, जो लोक की किसी भी विद्या में पारंगत है, उसे भी पढ़ाने का अवसर मिलेगा, उससे भी विद्यार्थी सीख सकते हैं। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में लोक विद्या पर बहुत ज़्यादा बल है।
हमारे यहाँ जो कलाएं हैं, लिबरल आर्ट्स के बाद 64 कलाओं का संदर्भ मिलता है भारतीय शास्त्र परंपरा में। उन सब के ऊपर इस शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की विश्वविद्यालय व्यवस्था रही है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय में शुद्ध शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, विषय बोध। तक्षशिला में शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। आचार्य चाणक्य वहीं से पढ़कर आए थे। शस्त्र से मेरा आशय सुरक्षा, रणनीति, कूटनीति सबके बारे में बताया जाता था। विक्रमशिला जहां शिल्प विधान था, स्थापत्य, भेषज, अभियांत्रिकी सबकी जानकारी वहां से दी जाती। इन तीनों का समावेशन इस शिक्षा नीति में है। हमारे यहाँ से दक्ष अभियंता, चिकित्सक निकले। हम लोग चरक और सुश्रुत के देश के हैं। आरंभिक मेडिसिन साइंस के नियामक चरक, सर्जरी के नियामक सुश्रुत, हम उस देश के रहने वाले। आर्यभट्ट जैसे विद्वान, जैसी बसु जैसे वैज्ञानिक, सब इसी देश के हैं। हमारे यहाँ कणाद ऋषि, जैसे आज हम परमाणु विज्ञान कहते हैं, उसका आधार तो कणाद ऋषि लेकर चलते हैं। बरगद के वृक्ष से दर्शन की व्युत्पत्ति और आगे विराट का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है उन्होंने बताया कि बरगद का एक बीज, उसको तोड़िए, उसमें असंख्य छोटे छोटे और बीज, परमाणु वही तो है, और उससे इतना विशाल वट वृक्ष तैयार हो। ये सारा जो हमारी परंपरा रही है सबको इसमें जोड़ा गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं पुरातनता, सामयिकता और अधुनातनता, तीनों का समन्वय इस शिक्षा नीति में है। और ऐसा होने के कारण ही यह शिक्षा नीति भविष्योन्मुखी है। हम केवल वर्तमान की बेहतर समझ, बेहतर निर्मिति और बेहतर प्रस्तुति तक ही सीमित नहीं है, हम भविष्य को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। अभी आप बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे पर्यावरण को लेकर के, उसका भी विधान है। इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन धारा, भारतीय विचार प्रवाह सभी का समेकन है। भारतीय संस्कृति के बारे में आप सब जानते हैं, कुछ खास विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो है लैंगिक समानता, जिस पर माननीय शर्मा जी ध्यान दे। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उन्हें देवियों से ही तो चलता है। लैंगिक समानता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में साफ लिखा, जो प्रथम संविधान के निर्माता मनु, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। कि जहाँ अभ्यर्थना होती है देवियों की, वही देवता रमण करते हैं, और जहाँ अभ्यर्थना नहीं होती वहाँ उद्यम निष्फल हो जाता। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। इसमें भी, इसीलिए शिक्षा नीति में भी नारियों की शिक्षा पर, वंचित वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया कि उनके लिए आदिवासी अंचल पर ध्यान दिया गया कि उनको कैसे हम आगे ले चलें। शिक्षा के माध्यम से विकास के जितने सोपान हैं, शिखर तक हम ले जाएं, सोपान होते हुए। इसका विधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। तो इस तरह इसकी आत्मा भारतीय है, भारतीय परंपरा को इसमें लेकर के और आधुनिक उपलब्धियों को कैसे समाहित कर लें, इस पर विचार। हमारे यहाँ का जो शिल्प है, हमारे यहाँ का जो विधान है, पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका कहना था जो देशज ज्ञान है, देशज तकनीक है, उसका हम समय अनुकूलन कर लें, और जो पश्चिमी जगत है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसे लेकर उसका हम देशानुकूलन कर लें। तो समयानुकूलन और देशानुकूलन दोनों का भाव है। हमारे यहाँ तो वैदिक वक्तव्य है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दें। ये हमारी शिक्षा नीति में है। इसीलिए इसमें है कि हमारे देश के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं वो विदेश में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। जो दुनिया के 100 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय हैं वो हमारे देश में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। कारण इस कोविड-19 के फेज में हमारे बहुत सारे मेधावी विद्यार्थी जो दुनिया के विभिन्न देशों में उन विषयों को पढ़ने गए जो हमारे देश में नहीं थे, वो सारे विषय अब हमारे यहाँ पढ़ाए जाएंगे। और वहाँ जो अभी पढ़ के विद्यार्थी वापस आया है कोविड-19 के फेज में, उसको सारी सुविधाएं अब हमारे देश में मिलेंगी इस शिक्षा नीति के माध्यम से, जो शिक्षण संस्थान कार्यक्रम चलाने वाले हैं। तो इसलिए स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जिसको लेके बहुधा हमारे सम्मानित माननीय
शिक्षा मंत्री जी भी कहा करते हैं कि अब समय दृष्टा भाव में रहने का नहीं है, स्रष्टा भाव में आने का है, कर्ता भाव में आने का है, और इसी शिक्षा नीति के माध्यम से हम लोक कल्याण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी निरंतर इसके लिए संदेश देते रहते हैं। ये इसकी अच्छाई है कि जो राष्ट्र नायक है और जो शिक्षा व्यवस्था का नायक है, दोनों निरंतर शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। इस शिक्षा नीति में जो शिक्षा की आधारशिला है, प्राथमिक शिक्षा, मेरुदंड माध्यमिक शिक्षा, जिसके लिए 5+3+3+4 का विधान किया गया है, और इसके बाद फिर उच्च शिक्षा का क्षेत्र आता है। उच्च शिक्षा के नियमन में भी हमारी पुरानी मान्यताओं का ध्यान रखा गया है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर सुनिश्चित हों और पर्याप्त हों, और इसीलिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया स्नातक का 3 वर्षीय और 4 वर्षीय, इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था दी गई। अब विद्यार्थी के सामने खुला विकल्प होगा कि जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है वो म्यूजिक पढ़ सकता है, जो इतिहास राजनीति का विद्यार्थी है वह इंजीनियरिंग का कोई विषय लेकर पढ़ सकता है। सबको जोड़ दिया, केवल इस प्रणाली से मेडिकल साइंस को और लॉ को बाहर रखा, और सबको इंजीनियरिंग सहित जितने विधान हैं शिक्षा प्रणाली के, सबको स्नातक के साथ जोड़ लिया, एक में इंटीग्रेटेड कर दिया। केवल एक व्यवस्था उपाधि की दूर की गई, वह है एमफिल। अब एमफिल की पढ़ाई नहीं हुई, यूजी के बाद 1 साल अथवा 2 साल का पीजी, और फिर उसके बाद सीधे रिसर्च में प्रवेश। प्राथमिक स्तर पर जो मैं चर्चा कर रहा था कि अफोर्डेबल है शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारे विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ पाते, इसलिए इस नई शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है कि प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक तक नामांकन का दर 2035 तक 100% कर दिया जाए। उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, उनके लिए व्यवस्था दी गई कि आने वाले दिनों में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50 कर दिया जाए। अभी 26.3% है, और 2035 तक इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इसे 50% कर दें, जबकि प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर पर 2030 का ही लक्ष्य दिया गया कि वहाँ 100% नामांकन कर लिया जाए। फिर रोजगार के बारे में विचार हुआ। स्नातक स्तर पर जो 1 साल पाठ्यक्रम करके विद्यार्थी छोड़ देगा, उसे आवश्यकता होगी कि वह आजीविका का कोई साधन प्राप्त कर ले, तो उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, तदनुकूल वह कोई नौकरी कर लेगा। फिर उसके मन में आई कि नहीं, वह डिग्री अच्छी है जिसे डिप्लोमा कहते हैं, उसके आधार पर जो नौकरी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, तो आकर फिर पढ़ेगा, 2 साल का पाठ्यक्रम करके डिप्लोमा कर लेगा, तदनुकूल नौकरी पा जाएगा। फिर उसे लगता है कि नहीं, स्नातक के बाद अच्छी डिग्री है, आके स्नातक कर लेगा, फिर स्नातक के अनुरूप नौकरी पा जाएगा। तो बीच में जो क्रम भंग होगा वह भंग ना हो, उसकी क्रेडिट पहले वर्ष की अथवा 2 वर्ष करने के बाद 2 वर्ष की सुरक्षित रहे, इसके लिए डिजी लॉकर का विधान किया गया है, और एकेडमिक बैंक का क्रेडिट किया गया है, रखा गया है कि विद्यार्थी जब आगे पढ़ने आ गया तो पिछला क्रेडिट उसके आगे की पढ़ाई में जुड़ जाएगा। तत्पश्चात केवल विषय का ही विकल्प नहीं रह गया, पहली बार आजीविका का भी विकल्प दे दिया गया कि आप यह भी नौकरी कर सकते हैं, आगे यह भी नौकरी कर सकते हैं। अब उसकी इच्छा, नौकरियां भी अब विद्यार्थी बदल सकता। एक इनोवेशन है इस शिक्षा नीति में जो पहले नहीं था। फिर आने के बाद अगर 3 वर्षीय स्नातक किया तो 2 वर्ष परास्नातक करके शोध में जाएगा, 4 वर्ष का पाठ्यक्रम किया तो 1 ही साल पीजी करना होगा। फिर रिसर्च के लिए भी ध्यान रखा गया है कि यह गुणवत्ता परक हो, अर्थात तथ्य और तर्क से परिनिष्ठित हो, साक्ष्य हो, विवेचन शुद्ध हो, साथ ही सर्वग्राही हो और लोकोपयोगी हो। कोई ऐसा रिसर्च नहीं होना चाहिए जो लोक हित के प्रतिकूल हो। रिसर्च के लिए और प्रयोगशाला के लिए कहा जाता है ऐसे रिसर्च किए जाएं जो फ्रॉम लैब टू लैंड आए, प्रयोगशाला से जमीन पर आए, लोगों का हित हो। ऋषि यही काम करते थे, अपने आश्रमों में
मंत्र की रचना करते थे, अर्थात वो फार्मूला होता था उस समय का, फिर उसे जनहित में लाते थे। ऋषियों की परिभाषा ही है ऋषियों मंत्र द्रष्टार। जो ऋषि और कृषि परंपरा है इस देश की, उसे इस शिक्षा नीति में सम्यक स्थान दिया गया है। इसलिए गुणवत्ता परक शोध हो तभी शिक्षा भी गुणवत्ता परक होगी और संस्थान भी गुणवत्ता परक होंगे। संस्थानों के लिए जरूरी है कि इसके लिए सम्यक तैयारी करें। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, फैकल्टी रेडीनेस, स्टूडेंट्स रेडीनेस और लाइब्रेरी रेडीनेस, इस पर विशेष ध्यान है। ये आधुनिक तकनीक के संदर्भ में जो आज का समय है, इसमें ब्लेंडेड मोड में अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है। और कोविड-19 का अगर न्यूनतम या बिल्कुल प्रभाव नहीं है किसी पर, तो वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट की दुनिया। इसको यह कोविड-19 प्रभावित नहीं कर सका। तो इस माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। इस तकनीक से दक्ष होना है फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को। लाइब्रेरी जिसका अभी उल्लेख कर रहे थे, ई लाइब्रेरी, ई पोर्टल्स, तो सबकी जानकारी कैसे अपलोड करें, मटेरियल कैसे कंटेंट तैयार करें, ये सब के लिए तैयारी संस्थाओं की होनी चाहिए। और फिर अध्यापन के समय इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस, इस पर विशेष ध्यान रहे कि नई खोज कैसे कर लिया जाए, संवाद की प्रक्रिया कैसे चलती रहे जैसे आजकल चल रही है, विश्लेषण कैसे किया जाए, लेकिन जानने की जरूर अभिरुचि होनी चाहिए और तभी हम बेहतर रिसर्च कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, कमिटमेंट होना चाहिए, संकल्प कि हमें ये करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता की प्रवृत्ति, सदैव पॉजिटिव होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, क्यूरियासिटी होनी चाहिए, टीचर में भी और स्टूडेंट्स में भी। जिज्ञासा, जिज्ञासा ही ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान तीनों का अवलंब है और तभी हम अनुभव और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्यूरियासिटी बहुत आवश्यक है और ऐसा होने से ही जो आज का दौर है, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों का हम सही प्रयोग कर सकेंगे। प्रतिभा और तकनीक का समन्वय, संतुलन और सामंजस्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज के दौर में। और संस्थानों में वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, इसकी पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी संपन्न समृद्ध होनी चाहिए, टीचर्स को आधुनिक तकनीक से अवगत होना चाहिए। ऐसा होकर ही हम शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो लक्ष्य है उसे हम पूरा कर सकेंगे। लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, लक्ष्य है ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति भारत, लक्ष्य है स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त भारत। इस शिक्षा के माध्यम से ही हम उसे पूरा कर सकेंगे। रिसर्च पर विशेष बल है, इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की व्यवस्था है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करने की व्यवस्था है। अब इसे हमें व्यवहार में लाना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए रणनीति तैयार है, रणनीति बन रही है, रोड मैप बन रहा है, टाइमलाइन निर्धारित करना है और फिर अपने अपने संसाधनों से इस नीति को क्रियान्वित करना है, क्योंकि यह समाज ज्ञान समाज है। इसलिए ज्ञान आधारित महाशक्ति शिक्षा नीति के माध्यम से बनना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा करना है। इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पहली बार शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए भ्रमण का विधान है। हमारे शिक्षक निरंतर अधुनातन सामयिक ज्ञान से अवगत होते रहें, इसलिए उनके भी प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। इस तरह यह शिक्षा नीति समग्रता की नीति है, संपूर्णता की नीति है और इसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और ज्ञान लोक की महाशक्ति बनेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much, Honorable Vice Chancellor sir. You covered almost all the aspects from the world over to people who watch.